किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राजनीति और तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अब नारायण राणे ने मोर्चा संभाला है। उन्होंने कहा कि सरकार बीजेपी की ही बनाएगी और 145 के आंकड़े के साथ राज्यपाल के पास जाएंगे। सत्ता लाने का हम कोशिश करेंगे तो किसी विधायक 145 हमारे होने चाहिए, इसके लिए कोशिश रहेंगी। हालांकि बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने नारायण राणे के बयान को उनकी निजी राय करार दिया। माननीय राणे साहब जी ने जो आपको कहा है वो उनका व्यक्तिगत मत है। इस विषय को लेकर कोर टीम पे कोई चर्चा नहीं हुई। एक रिसर्च में दावा किया गया है कि चॉकलेट कोकेन जितनी ही खतरनाक होती है। फ्रांस की यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्डो ने अपनी इस रिसर्च में बताया है कि चॉकलेट दिमाग पर वैसा ही असर करती है जैसा ड्रग्स शरीर में जाने पर काम करते हैं। ये वही चॉकलेट है जो हम और आप रोजाना बेधड़क बेहिचक खाते हैं, खिलाते हैं। लेकिन रिसर्च में यह दावा किया गया है कि चॉकलेट खाना कोकेन जैसे ड्रग्स लेने के ही बराबर है। वो इसलिए कि दिमाग में एंकेफेलिन नाम का जो तत्व पाया जाता है उसी से मिलते जुलते कुछ तत्व अफीम और कोकेन जैसे ड्रग्स में भी होते हैं। रिसर्च के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति हर रोज एक भी चॉकलेट खाता है तो उसके दिमाग में एंकेफेलिन की मात्रा बढ़ जाती है। आसान भाषा में एंकेफेलिन की मात्रा बढ़ने का मतलब यह है कि धीरे धीरे चॉकलेट शरीर में कोकेन की तरह काम करने लगती है। इसमें कैफीन भी होती है, इसलिए ज्यादा चॉकलेट खाने से इसकी लत लग जाती है। और रिसर्च का दावा है कि चॉकलेट की लत ड्रग्स यानी कोकेन की लत की तरह ही खतरनाक है। यूं तो हम और आप कई बार इस तरीके से चॉकलेट खाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका बार बार चॉकलेट खाने का मन कर रहा है या आपके बच्चे बार बार इस तरीके से चॉकलेट खा रहे हैं तो ये लत ड्रग एडिक्ट के समान है। रिसर्च के मुताबिक 5 रुपए की चॉकलेट भी अगर रोज खाई जाए तो शरीर कई गंभीर बीमारियों से जकड़ सकता है। रिसर्च के मुताबिक चॉकलेट खाने से शरीर में शुगर की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ जाती है। शरीर में शुगर की मात्रा ज्यादा हो तो इससे इंसुलिन का स्तर बढ़ जाता है। शरीर में इंसुलिन का स्तर बढ़ने से ये लेप्टिन नाम के हार्मोन को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। लेप्टिन नाम का यही हार्मोन हमारे दिमाग को ये बताता है कि हमें कितना खाना खाने की जरूरत है। मतलब जब हमारे दिमाग में ये बात आती है कि पेट भर चुका है तो ये बात लेप्टिन नाम का हार्मोन ही दिमाग को बताता है। लेकिन ज्यादा मीठा खाने की वजह से ये हार्मोन शरीर में सही ढंग से काम नहीं कर पाता। इससे ये होता है कि लेप्टिन दिमाग को ये बात नहीं पहुंचा पाता कि उसे कितना खाना खाना। इस पूरी प्रक्रिया की वजह से कोई भी शुगर एडिक्ट यानी मीठे की लत का शिकार बनता है। जब हम चॉकलेट्स खा रहे हैं तो उसको बिल्कुल मॉडरेशन में खाएं, क्योंकि अगर हम इसको रेगुलर बेसिस पे खाते रहें तो इससे एकदम से जो एडिक्शन होती है एक तरीके की वो हो जाती है। चॉकलेट की लत इतनी खतरनाक है कि ये दिल से जुड़ी कई गंभीर बीमारियों की वजह बन सकती है। यही नहीं, रिसर्च में दावा किया गया है कि चॉकलेट की लत उम्र से पहले किसी को भी बूढ़ा बना सकती है। रिसर्च के मुताबिक शरीर में मीठे की मात्रा स्किन के लिए अच्छी नहीं होती। ऐसे में जब कोई व्यक्ति ज्यादा चॉकलेट खाता है तो इसका असर उसके दिमाग पर ही नहीं उसके चेहरे पर भी दिखने लगता है। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि चॉकलेट खाने वाला व्यक्ति अगर 30 साल का है तो वो 35 से 40 साल का दिखाई दे। यही नहीं, चॉकलेट की लत होने से सिरदर्द, तनाव, चिड़चिड़ापन, घबराहट और डिहाइड्रेशन की भी शिकायत हो सकती है। जब आप शुगर इंटेक ज़्यादा होगा तो वेट ज़्यादा होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, स्किन पिगमेंटेशन ज़्यादा होगा। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको 10 से 15 साल उम्र कम होती है। हार्ट अटैक, स्ट्रोक के 3 to 5 टाइम ज़्यादा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतें करने से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तानी सेना ने सीमा पार से एलओसी के पास बसे गांव में जमकर गोलाबारी की, जिसके बाद शाहपुर सेक्टर की पहाड़ियों पर बसे रिहायशी इलाके गोलाबारी की आवाजों से दहल उठे। कई जगहों पर पाकिस्तान की गोलाबारी और मोर्टार के धुएं के गुबार उठने लगे। इस फायरिंग में एक पहाड़ी पर आग की लपटें भी उठती दिखी। रुक रुक कर होने वाली इस फायरिंग से इलाके के लोग दहशत में आ गए। कई बार हम स्कूल भी नहीं जा सकते, हमारे जो घरों में भी है यहाँ के गोले लगते हैं। अभी भी फायरिंग हो रही है, हम बहुत डरे हुए, बहुत डरते हैं। इधर आके गोले लगते हैं, हम क्यों नहीं डरेंगे? बहुत ही गोले लगते हैं। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे गोले बंद होने चाहिए। उधर भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तानी सेना को भी भारी नुकसान पहुँचाया। चुनाव के नतीजे आने के 20 दिन बाद महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग गया। राज्यपाल ने गृह मंत्रालय को इसकी सिफारिश भेजी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्राजील जाने से ठीक पहले केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक हुई, जिसमें महाराष्ट्र की सियासी उठापटक पर चर्चा हुई और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की गई।
जिसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी इस पर मोहर लगा दी। जो रिपोर्ट राज्यपाल ने बनाई है उसके मुताबिक 15 दिन तक हर संभव राज्य में प्रयास किया गया सरकार बनाने का, लेकिन वो नहीं बनी। लिहाजा अब राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी गई, जिसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया है और 6 महीने तक राज्य की विधानसभा निलंबित है। राज्य में सरकार बनाने की कोशिशों में जुटी शिवसेना के लिए यह बड़ा झटका है, क्योंकि इस पूरे सियासी ड्रामे में शिवसेना खुद के फैलाए जाल में ही उलझती नजर आई और बीजेपी के साथ सीएम पद के लिए शुरू हुआ उसका झगड़ा महाराष्ट्र को राष्ट्रपति शासन तक ले आया। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा हो। महाराष्ट्र में 1980 में पहली बार 112 दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लगा था। इसके बाद 2014 में कांग्रेस और एनसीपी की लड़ाई की वजह से राज्य में 32 दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा और अब 2019 में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को बहुमत मिलने के बाद भी राज्य में वही हालात, क्योंकि मुख्यमंत्री पद के लिए शिवसेना ने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी से रिश्ता जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वहां से भी अब तक शिवसेना के हाथ कुछ नहीं लगा। हालांकि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के सारे रास्ते अभी बंद नहीं हुए। हरियाणा में मंत्रिमंडल का विस्तार आज भी नहीं होगा। बीजेपी और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी के बीच मंत्रालय के बंटवारे पर अभी भी खींचतान जारी है, जिसकी वजह से शपथ ग्रहण के कार्यक्रम को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया गया है। दोनों ही पार्टियों के बीच अभी भी आपसी सहमति नहीं बन पाई है और माना जा रहा है कि इसमें अभी और वक्त लग सकता है। अमेरिका के शिकागो में बर्फीले तूफान की वजह से 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी। बर्फबारी की वजह से वहां के ओहेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर भी कई इंच बर्फ जमा हो गई, जिसकी वजह से एक विमान लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गया। विमान के अंदर बैठे एक यात्री ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जिसमें विमान लैंडिंग के बाद तेजी से रनवे पर दौड़ता नजर आया, लेकिन बर्फ की वजह से विमान रनवे से फिसल गया, जिसे बाद में खींचकर हटाया गया। इस दौरान रनवे को साफ करने के लिए बर्फ हटाने वाली गाड़ियों की भी मदद ली गई, लेकिन भारी बर्फबारी के सामने किसी की नहीं चली। खराब हालात को देखते हुए ज्यादातर उड़ानों को रद्द कर दिया गया। Came to the airport early to get on our flight and it's been canceled until tomorrow sometime. बताया गया कि बर्फीले तूफान की वजह से शिकागो के ओहेर एयरपोर्ट पर करीब 1000 और मिडवे एयरपोर्ट पर 100 से ज्यादा उड़ानों को रद्द कर दिया गया। मुंबई के पास थाने में एक तेज रफ्तार गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। मुंबई के पास थाने में एक तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई, जिसके बाद दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत के बाद गाड़ी में फंसे ड्राइवर और क्लीनर को बाहर निकाला। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया बताया। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग गया है। अब वो तो प्रक्रिया है, राज्यपाल ने किया है। दिल्ली की रानीबाग इलाके में चोरों ने एक दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद गुस्साए दुकानदारों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पैर फिसलने से एक लड़की गंगा में डूब गई, जिसे समय रहते वहां मौजूद गोताखोरों ने बचा लिया। यूपी के कानपुर में मछलियों से भरा एक ट्रक सड़क पर पलट गया, जिसके बाद लोगों में मछलियों को लूटने की होड़ मच गई। देहरादून में पुलिस ने सम्मोहन के जरिए लाखों की ठगी करने के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जूते पहनकर दीप जलाने की तस्वीर सामने आने के बाद उस पर विवाद शुरू हो गया। आरजेडी ने नीतीश कुमार की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाए और उन्हें ढोंगी बता दी। आरजेडी ने यह आरोप नीतीश कुमार की 2 तस्वीरें सामने आने के बाद लगाया, जिनमें एक तस्वीर में वो दिवाली के दिन जूते पहनकर दीप जलाते दिखे, जबकि दूसरी तस्वीर में वो पटना के फुलवारी शरीफ दरगाह पर नंगे पैर मजार पर चादर चढ़ाते नजर आए। नीतीश कुमार जी हमेशा जो है 2 रास्ते पर चलते हैं और सेकुलरिज्म का जो है चादर ओढ़कर वह सिर्फ दिखावा करते हैं। आरजेडी के हमलावर होते ही जेडीयू नीतीश कुमार के बचाव में उतर आई और अगले साल विधानसभा चुनाव में फिर उसे हराने का दावा कर दिया। तो लोग बोल रहे हैं उसे सर्टिफिकेट लेने की नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है, ये तो बिहार की जनता तय कर दी है। लोकसभा चुनाव में 0 पर आउट हो गए और आने वाला विधानसभा में 2020 का उसमें भी 0 पर आउट होंगे। जेडीयू की सहयोगी बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बचाव किया और जूते पहनकर दिए जलाने को उनकी चूक बताया। देखिए, नीतीश जी एक जाने माने सेकुलर नेता है, इसलिए नीतीश जी के धर्मों के प्रति गलत व्यवहार तो कोई मान ही नहीं सकता, चूक हुई होगी। वहीं कांग्रेस ने इस मामले को ज्यादा तूल नहीं देने की अपील की और सभी राजनीतिक दलों से ऐसे मुद्दों को छोड़ नीतीश के चुनावी वादों पर बात करने की नसीहत दी। नीतीश कुमार जी ने जो वादे किए हैं जनता से,
उन वादों को अगर पूरा नहीं हो पा रहा है तो उस पर बात होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर पर बात होनी चाहिए। अब कहाँ पर जूता पहन के गए और कहाँ पर जूता पहन के नहीं गए, ये हमारे एजेंडा का विषय नहीं। झारखंड के बाद अब दिल्ली में भी रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी बीजेपी से अलग होकर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। बताया जा रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी नीतीश कुमार की जेडीयू से भी तालमेल कर सकती है। अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहली बार कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में डुबकी लगाई। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर सुबह से ही हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी, जिन्होंने कड़ी सुरक्षा के बीच नदी में स्नान किया। सरयू में डुबकी लगाने के बाद लोगों ने सूरज को अर्घ्य दिया और नदी किनारे पूजा भी की। यूपी समेत दूसरे राज्यों से डुबकी लगाने पहुंचे श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिखा। ज्यादा भीड़ है इस बार। क्यों भीड़ ज्यादा है? क्योंकि राम मंदिर का फैसला हो गया, खुशी का दिन है। फैसला आने के कारण जो है भीड़ भाड़ और लोगों में उत्साह ज्यादा है। सरयू में स्नान के दौरान कोई हादसा न हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से खास इंतजाम किए गए। नदी में लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ दूरी पर लकड़ियों से घेरेबंदी कर दी गई, ताकि लोग वहां से आगे न जाएं और हादसे से बचा जा सके। साथ ही नदी के किनारे भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया था। प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। हालांकि जब से राम मंदिर का फैसला आया उसके बाद से लेकर अब तक किसी तरह के तनाव या अप्रिय घटना की सूचना पूरे अयोध्या और फैजाबाद से नहीं है। फिर भी प्रशासन किसी तरह की कोई ढील नहीं देना चाहता। नदी में डुबकी लगाने के बाद श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन भी किए। श्रद्धालुओं ने जल्द ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू होने की उम्मीद जताई। यूपी के कानपुर में मछलियों से भरा ट्रक बीच सड़क पर पलटने से लोगों में मछलियां लूटने की होड़ मच गई। यह घटना दिन के वक्त हुई जब सड़क पर गाड़ियों की काफी भीड़ थी, लेकिन तभी मछलियों से भरे ट्रक के पलटने से वहां जैम के हालात बन गए। बीच सड़क पर पड़ी हजारों मछलियों को देखकर इलाके के लोग उन्हें लूटने के लिए टूट पड़े। बाकी लोगों को भी जब पता चला तो कोई थैला लेकर वहां पहुंचा तो किसी ने बाल्टी में ही मछलियों को भरना शुरू कर दिया। लोगों की भीड़ के बीच कुछ पुलिस वाले भी नजर आए, लेकिन वो लूट रोकने में नाकाम रहे। मछलियों को लूटने वालों में कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने ज्यादा मछलियां लूटने की अलग तरकीब बताई। अरे हम तो कह रहे अपने नाले में फेंक दो, बाद में कटिया डाल के पकड़ ली जाएगी। बीच सड़क पर पड़ी मछलियों की वजह से वहाँ से गुजरने वाली गाड़ियाँ जैम में फंस गयी। साथ ही मछलियों को देखने के लिए कई बाइक सवार भी वहाँ रुक गए। कुछ देर बाद पुलिस ने जैम को खुलवाया। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले पर विपक्ष ने सवाल उठा दिए। कांग्रेस समेत विपक्ष की दूसरी पार्टियों ने एक सुर में इसका विरोध किया और एनसीपी को समय देने के बाद भी राज्यपाल के राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने पर सवाल उठा दिए। यही नहीं, कांग्रेस नेताओं ने इस फैसले को केंद्र सरकार की साजिश करार दी। लेकिन फिर एन वक्त पर इसको बदलाव जो हुआ है, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के दबाव में यह निर्णय लिया गया है और इसमें हमें आपत्ति है। वहीं लेफ्ट ने राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले हुई सारी प्रक्रिया को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उसने इसे जल्दबाजी में लिया गया फैसला माना और केंद्र सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगा दिया। और फौरन कैबिनेट की बैठक को बुला देते हैं और प्रधानमंत्री देश छोड़कर जा रहे थे 2:30 बजे। उससे पहले कैबिनेट की एक इमरजेंसी मीटिंग और कैबिनेट ने इस सिफारिश को मंजूर कर लेते। तो ये पूरा का पूरा एक खिलवाड़ हो रहा हमारी संवैधानिक व्यवस्था है। विपक्ष के हमलों के बाद बीजेपी भी पूरी तैयारी के साथ सामने आई और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन के लिए शिवसेना को जिम्मेदार ठहरा दी। भाई, शिवसेना ने वहां के मैंडेट का विश्वासघात किया, महाराष्ट्र की जनता के साथ विश्वासघात किया, कोई विकल्प नहीं था। इस बीच महाराष्ट्र में सरकार बनाने की समय सीमा नहीं बढ़ाए जाने के विरोध में शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। बीजेपी के इनकार के बाद राज्यपाल ने शिवसेना को सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया था, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी की समर्थन की चिट्ठी नहीं मिलने की वजह से शिवसेना ऐसा नहीं कर पाई और राज्यपाल से 3 दिन की मोहलत मांगी ताकि वो कांग्रेस और एनसीपी से समर्थन की चिट्ठी ले सके। लेकिन राज्यपाल ने शिवसेना की मांग को ठुकराते हुए एनसीपी को सरकार बनाने का न्योता दे दिया। खबर आई कि एनसीपी ने भी राज्यपाल से 2 दिन का वक्त मांगा, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया और राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी, जिसके बाद शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और राज्यपाल के फैसले को चुनौती दी। शिवसेना ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि राज्यपाल बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए शिवसेना और एनसीपी को केवल 24 घंटे का वक्त दिया। शिवसेना ने यह दलील भी दी कि बीजेपी को समर्थन जुटाने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर से राज्य सरकार पर निशाना साधा और ममता सरकार के मंत्रियों पर उल्टे सीधे बयान देने का आरोप लगाया। कौन क्या बोलता है इस पर मैं नहीं जाऊंगा। एक मंत्री जी ने कहा आप टूरिस्ट हो,
क्या मैं टूरिस्ट हूँ? दूसरे ने कहा मुख्यमंत्री से बात करो तो दीदी के बोलो, क्या राज्यपाल को दीदी के बोलो पर जाना चाहिए? तो कहते हैं उनको मैं देखूंगा तो मेरा काम नहीं कर पाऊंगा। टिड्डियों के हमले से निपटने में नाकाम पाकिस्तान के एक मंत्री ने लोगों को उनकी बिरयानी बनाकर खाने की सलाह दी। वहां कराची में टिड्डियों के हमले की वजह से लोग बुरी तरह परेशान हैं, क्योंकि वहां हर तरफ टिड्डियां ही टिड्डियां नजर आने लगी। लाखों की तादाद में टिड्डियों के पहुंचने की वजह से लोगों का बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया। टिड्डियों ने इमारतों की छतों और सड़कों तक को अपना डेरा बना लिया। टिड्डियों के हमले की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचने का भी खतरा बढ़ गया, लेकिन उनसे निपटने का इंतजाम करने के बजाय पाकिस्तान में सिंध प्रांत के कृषि मंत्री ने लोगों को टिड्डियों की बिरयानी बनाने की सलाह दे डाली। किसी क्रॉप को नुकसान अभी नहीं पहुंचा है, शहरियों को नुकसान देगी ये, हाँ शहरी उसको पका के खा सकते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक प्राइवेट स्कूल में एडवेंचर स्पोर्ट्स के समय रस्सी पर झूल रही एक छात्रा 25 फीट से नीचे गिरकर घायल हो गई। इस हादसे से ठीक पहले छात्रा की मां उसकी ट्रेनिंग का वीडियो बना रही थी, लेकिन तभी रस्सी से बंधी सेफ्टी बेल्ट टूट गई और वो लड़की 25 फीट से नीचे गिर गई। इससे पहले स्कूल में चल रही एडवेंचर स्पोर्ट्स के समय बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। घायल छात्रा को भी कुछ लोग सेफ्टी बेल्ट बांधते हुए समझा रहे थे। नीचे उसकी मां भी खड़ी थी और उसका हौसला बढ़ा रही थी। कोई बात नहीं, ऊपर देखना बस और पैर फोल्ड कर लेना। सुरक्षा इंतजाम करने के बाद लड़की को रस्सी से लटकाया गया। अभी उसने दोनों हाथों से रस्सी को पकड़ा था, लेकिन जैसे ही उसने रस्सी से हाथ छोड़े, सेफ्टी बेल्ट टूट गई, वो नीचे गिर पड़ी। लड़की को तुरंत घायल हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने इस मामले में स्कूल प्रबंधन और ट्रेनिंग देने वाली कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। प्रदूषण से दिल्ली का दम घुटने के बाद अब लोगों को साफ हवा में सांस लेने के लिए भी पैसे खर्चने पड़ रहे हैं। दिल्ली के एक शॉपिंग मॉल में एक ऐसा पार्लर खोला गया है जहां लोगों को सांस लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है, जिसका नाम है ऑक्सीजन बार रखा गया है। दुनिया के कई मुल्कों में इस तरह के बार पहले से चल रहे हैं, लेकिन भारत में लोगों से पैसे लेकर उन्हें सांस लेने के लिए साफ हवा देने का तजुर्बा नया है। बार में कांच की बोतलों में पानी भरकर रखा जाता है, जिनमें अलग अलग तरह के फ्लेवर भी डाल दिए जाते हैं। फिर कुछ फिल्टर की मदद से इससे ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। यही ऑक्सीजन ट्यूब के जरिए सीधा नाक तक पहुंचाई जाती है। दावा यह किया जाता है कि महज 15 मिनट तक साफ ऑक्सीजन में सांस लेने से शरीर को कई फायदे होते हैं। ऑक्सीजन बार है, ऑक्सीजन दे रहा है अरोमा के साथ 15 मिनट के लिए। उसके लिए आप आजकल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, टॉक्सिफाइड होता है, टॉक्सिफाइड करता है, बॉडी को रिलैक्स वगैरह मिल जाता है और मसल पेन वगैरह भी दूर हो जाता है। ऑक्सीजन बार में पहुंचने वाले लोगों की गिनती भी तेजी से बढ़ रही है। साफ हवा में सांस लेने का फर्क भी लोग महसूस करते हैं। 15 मिनट साफ ऑक्सीजन में सांस लेने की कीमत 300 रुपए से शुरू होती है। यहाँ पर आकर जितनी देर से भी मैं बैठी हूँ तो बिल्कुल ऐसे गले में इरिटेशन खराश फील नहीं हो रहा है। आई फील लाइक आई एम इन द मिडिल ऑफ अ फॉरेस्ट नाउ कि मेरे को प्योर ऑक्सीजन यहाँ पे मिल रहा है। बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग फील कर रहा हूँ मैं। प्रदूषण का असर लोगों के दिमाग पर इस कदर हावी हुआ है कि लोग ऑक्सीजन के छोटे छोटे कैन भी खरीद रहे हैं। ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस वक्त बिक्री हो रही है, जिसकी वो ये है ऑक्सीजन कैंस। ये हैं, ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, लेकिन कई कहना है कि इसकी भी बिक्री जो है पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मुंबई के पास थाने में नासिक हाईवे पर एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक एक पेड़ से टकराकर पलट गया, जिसकी वजह से उसका ड्राइवर और क्लीनर दोनों फंस गए। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने दमकल कर्मियों की मदद से दोनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कई घंटों की मेहनत के बाद दोनों को बाहर निकाला गया। इस घटना में ड्राइवर और क्लीनर दोनों को कई चोटें आईं। हरियाणा में मंत्रालयों के बंटवारे पर बीजेपी और जेजेपी में घमासान जारी है। राज्य में गठबंधन की सरकार बने 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक बीजेपी और जेजेपी के बीच मंत्रालयों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई, जिसकी सबसे बड़ी वजह गृह, वित्त और कृषि जैसे अहम मंत्रालयों पर दोनों की दावेदारी को बताया जा रहा है। जेजेपी और बीजेपी दोनों में इस वक्त लड़ाई ये चल रही है कि मलाईदार मंत्रालय, ऐसे मंत्रालय जिनमें मंत्रियों का रसूख होगा, वो हासिल कर लिए जाएं। यही वजह है कि मंत्रिमंडल विस्तार पर चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बीच हुई बैठक फिर बेनतीजा रही। हालांकि बैठक के बाद दुष्यंत चौटाला ने जल्द ही मंत्रालयों पर सहमति बनने की उम्मीद जताई। कैबिनेट एक्सपेंशन पे चर्चा हुई है और अगले 48 घंटों के अंदर प्रदेश की कैबिनेट को एक्सपेंड किया। हरियाणा के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक अनिल विज ने भी जल्द ही मंत्रालयों के बंटवारे पर फंसा पेच सुलझा लेने का भरोसा दिया। गठबंधन के लोगों से भी बातचीत करनी पड़ती है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी 1-2 दिन में
ये सबसे राय होके और ये गठन हो जाएगा। वहीं मंत्री पद के लिए बीजेपी और जेजेपी में जारी घमासान ने कांग्रेस को हमले का मौका दे दिया और उसने गठबंधन के ज्यादा दिन नहीं चलने की भविष्यवाणी कर दी। मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सरकार को चला रहे हैं, कोई मंत्रालय नहीं है। हाउस की बुला लिया, हाउस के अंदर भी न कोई मंत्री था, न कोई और परसू करने वाला था। मध्य प्रदेश के दमोह में एक लड़का शराब के नशे में रेलवे ट्रैक पर गिर गया। मध्य प्रदेश के दमोह में शराब के नशे में रेलवे ट्रैक पर गिरे एक लड़के के ऊपर से पूरी ट्रेन गुजर गई। राहत की बात ये रही कि लड़के को किसी तरह की चोट नहीं आई। अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ऐतराज जताने वाले एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बरेली के उलेमाओं ने पलटवार किया और मामले पर राजनीति न करने की सलाह दी। असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद की सियासत करते हैं, वो हैदराबाद की सियासत करें। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को कुछ समझाने की कोशिश न करें। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी की तारीफ की। पूरे देश ने एकजुटता के साथ उस फैसले का स्वागत किया। अब श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। राजस्थान के बीकानेर में सिख रेजिमेंट के जवानों ने धूमधाम से गुरु नानक जयंती मनाई। इस बीच वहां कई कार्यक्रम भी हुए। यूपी के मेरठ में बदमाशों ने लूट के इरादे से बाइक पर अपने बेटे के साथ जा रही एक महिला को गोली मार दी, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मध्य प्रदेश के सीहोर में महिलाओं ने 18 मिनट में 108 बार सूर्य नमस्कार करके एक नया रिकॉर्ड बनाया और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक होने का संदेश दिया। झारखंड में रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। एलजेपी ने राज्य की 81 में 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। झारखंड में एलजेपी ने बीजेपी से 6 सीटें मांगी थी, जिससे बीजेपी ने इनकार कर दिया। एलजेपी ही नहीं, राज्य में बीजेपी और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन का गठबंधन भी खतरे में है, यानी झारखंड में एनडीए बिखराव की ओर है। एलजेपी ने तो ऐलान कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी। पार्टी नेता चिराग पासवान ने राज्य की 50 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करके बीजेपी को अपना जवाब भी दे दिया। चिराग पासवान ने खुद बताया कि उनकी पार्टी ने बीजेपी से 6 सीटें मांगी। अभी तक कोई क्लैरिटी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से गठबंधन को लेकर नहीं आई, तो इसीलिए आज लोक जनशक्ति पार्टी ने ये फैसला लिया है कि हम लोग झारखंड विधानसभा के चुनाव में अकेले लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगी। झारखंड में 2014 के चुनाव में बीजेपी ने एलजेपी को केवल 1 सीट दी और वो सीट भी एलजेपी हार गई। खबरें हैं कि 2014 के चुनाव को ही आधार बनाते हुए इस बार भी बीजेपी ने एलजेपी को ज्यादा सीटें देने से इनकार कर दिया, जिस पर दोनों पार्टियां अलग हो। दो लोग अलग स्वतंत्र पार्टियां हैं, उन्होंने अगर निर्णय किया है कि अलग चुनाव लड़ेंगे तो ये उनकी बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन में सतत लगी हुई है। झारखंड में बीजेपी और एलजेपी का गठबंधन टूटने के बाद विपक्ष को भी हमला करने का मौका मिला। अब एनडीए की कोई खैर नहीं रहेगी। आपस में एक दूसरे से आंख तरेरे या न तरेरे, मिलकर रहे या अलग अलग करें, कुछ भी अब उन लोगों की दाल नहीं गलने वाली है। खबरें हैं कि एलजेपी के अलावा ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन भी बीजेपी का साथ छोड़ सकती है, जिसने 2014 में राज्य में बीजेपी की सरकार बनवाई थी। तब झारखंड में बीजेपी, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन और एलजेपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उस वक्त बीजेपी ने 72 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें 37 सीटों पर उसने जीत हासिल की थी, जबकि ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन ने 8 में 5 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। वहीं एलजेपी ने गठबंधन में एक ही सीट पर चुनाव लड़ा था और उस पर भी वो हार गई। 2014 में बीजेपी बहुमत के आंकड़े से 4 कदम पीछे रह गई थी, जिसके बाद ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन ने उसकी सरकार बनवाई थी। लेकिन इस बार बीजेपी और उसके बीच गठबंधन में कड़वाहट लगातार बढ़ती जा रही है। खबरें तो यहां तक हैं कि ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन ने बीजेपी से अलग होने का मन बना लिया है। इसके लिए पार्टी की तरफ से 12 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया गया है। अहम बात यह है कि जिन सीटों पर उसने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, उन पर बीजेपी पहले ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन और बीजेपी का गठबंधन किसी भी वक्त टूट सकता है। पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पार्टी के नेताओं का मान, सम्मान और स्वाभिमान को कभी भी झुकने नहीं देगी। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि झारखंड में चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं और इसके दोनों सहयोगी उससे नाराज हैं। विपक्ष भी इस मुद्दे पर बीजेपी को जमकर घेर रहा है। बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू है। एनडीए खंड खंड हो रहा है, सभी लोग बीजेपी को छोड़कर जा रहे हैं।
खबर है कि जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद से हनीप्रीत लगातार रोहतक की सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम से मिलने की कोशिश में लगी है। जेल प्रशासन ने उसे मिलने की इजाजत नहीं दी है। रोहतक की सुनारिया जेल में कैदियों से मुलाकात के जो 2 दिन फिक्स हैं, बीते गुरुवार और सोमवार को हनीप्रीत ने राम रहीम से मिलने की लगातार कोशिश भी की, लेकिन जेल प्रशासन ने उसे मिलने की इजाजत नहीं दी है। अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ग्राउंड में रोबोट की 2 टीमों के बीच फुटबॉल मैच खेला गया। 4 पैरों वाले इन छोटे रोबोट ने इस मैच के दौरान जमकर करतब भी दिखाए, जिसके लिए सभी रोबोट को पहले तो एक कतार में खड़ा किया गया। इनमें हर रोबोट रिमोट से ऑपरेट होता है, इसलिए उनका रिमोट अलग अलग लोगों के हाथों में दे दिया गया। मैच शुरू होने से पहले इन रोबो खिलाड़ियों ने थोड़ा वार्म अप किया। इस दौरान सबने एक साथ बैकफ्लिप मारकर वहां मौजूद लोगों को हैरान कर दिया, और जैसे ही मैच शुरू हुआ, इन रोबोट के बीच फुटबॉल को अपने कब्जे में लेने की होड़ मच गई। इस दौरान एक रोबोट फुटबॉल लेकर आगे बढ़ा और दूसरे रोबोट को पास दे दिया। इसी बीच एक रोबोट तेजी से आया और बॉल की जगह वहां खड़े रोबोट को टक्कर मारकर गिरा दिया। नीचे गिरे रोबोट ने भी धक्का मारने वाले रोबोट को नीचे गिरा दिया। हालांकि कुछ ही सेकंड में दोनों रोबोट उठकर खड़े हो गए। काफी देर तक रोबोट के बीच फुटबॉल के लिए जोर आजमाइश चलती रही। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने बताया कि इन रोबोट का नाम मिनी चीता है, जो हर तरह की जमीन पर चल सकते हैं, और इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये इंसानों के मुकाबले दुगनी रफ्तार से चल सकते हैं। बताया गया कि 4 पैरों वाले इन रोबोट की रफ्तार 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। इतना ही नहीं, ये रोबोट अपने चारों पैरों की मदद से न सिर्फ आगे पीछे चल सकते हैं, बल्कि बड़ी आसानी से दाएं बाएं भी चल सकते हैं। और अगर गलती से ये गिर भी जाते हैं तो इन्हें अपने पैरों पर खड़े होने में कुछ सेकंड ही लगते हैं। MIT में भी इन रोबोट पर कई तरह के परीक्षण किए जा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन लोगों पर सख्ती दिखाई जिनके अपने मकान होते हुए भी वो किराए के मकानों में रहते हैं। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर फैसला सुनाया कि अगर किसी किराएदार के पास शहर में अपना मकान है, वो जबरदस्ती किराए के मकान में नहीं रह सकता। साथ ही ये भी कहा गया कि किराएदार इस आधार पर मकान छोड़ने से इनकार नहीं कर सकता है कि मकान मालिक को जरूरत नहीं है। ये फैसला मेरठ के एक आदमी की याचिका पर दिया गया, जिसने किराएदारों से मकान खाली करने को कहा था। जांच में पता चला कि किराए पर रहे परिवार के उसी शहर में 5 मकान हैं। फिर अदालत ने आदेश दिया कि मकान मालिक की मर्जी के बिना ऐसे लोग जबरदस्ती किराए पर नहीं रह सकते हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के करीब 3 महीने बाद कश्मीर में बंद पड़ी रेल सेवा फिर से बहाल हो। 5 अगस्त को आर्टिकल 370 हटने के बाद सुरक्षा कारणों से रेलवे रूट को बंद कर दिया गया था, जिसे दोबारा शुरू कर दिया गया। फिलहाल श्रीनगर से बारामूला के बीच रेल सेवा की शुरुआत की गई। हालांकि रेलवे ने इस रूट पर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही ट्रेन चलाने की अनुमति दी। 3 महीने बाद ट्रेन शुरू होने पर यात्रियों ने खुशी जाहिर की। आज इन्हें इतने दिनों के बाद गाड़ी चली है, तो हमको बहुत खुशी हो रही है कि ये गाड़ी चलने से आम आदमी की जिंदगी बहुत अच्छी हो गई। रेलवे के अधिकारियों ने दूसरे रूट पर भी जल्द ट्रेनें शुरू करने का भरोसा दिया। वहीं यात्रियों ने बताया कि इससे न केवल उनका समय बचेगा, बल्कि उनके पैसे भी बचेंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक लड़के ने रेलवे ट्रैक की तारों पर चढ़कर घंटों तक जमकर ड्रामा किया। गनीमत रही कि उसकी इस हरकत को देखकर तारों की बिजली काट दी गई, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती थी। काफी देर तक जब लड़का नीचे नहीं उतरा, जब एक रेल के इंजन पर लड़कर कुछ रेल कर्मचारी लड़के तक पहुंचे, उसे नीचे उतारकर उसकी पिटाई कर दी और रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया। इस ड्रामे को देखने के लिए स्टेशन पर काफी भीड़ भी जमा हो गई। तो तारों के ऊपर ये लड़का चढ़ गया और इसको देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई। इसके बाद बड़ी मेहनत के बाद इसको नीचे उतारा गया और जो वहां पर भीड़ मौजूद थी स्टेशन के आसपास, उसको भी खदेड़ा गया। भारत को बात बात पर परमाणु हमले की गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर उनके ही देश के लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। पाकिस्तान में लोग भीषण महंगाई से जूझ रहे हैं और उस वक्त को कोसने लगे हैं जब उन्होंने इमरान को सरकार बनाने का मौका दिया, जिसकी बड़ी वजह खाने पीने के सामान की आसमान छूती कीमतें हैं। पाकिस्तान में महंगाई का आलम यह है कि लोगों को 2 वक्त की रोटी तक के लिए जूझना पड़ रहा है। नाश्ता स्किप कर दिया, अब खाली खाना खा रहे हैं दोपहर का। एक ही खाने में, एक ही हंडिया में समझा 2 दफा गुजारा कर रहे हैं। टमाटर तो धीरे धीरे लोगों की पहुंच से बाहर होने लगा है, क्योंकि ज्यादातर शहरों में 1 किलो टमाटर के दाम 300 रुपए के पार पहुंच चुके हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी है। चले हम तो एक वक्त को चलो टमाटर नहीं भी डालेंगे, दही डालेंगे, लेकिन गरीब लोगों का तो सोचना चाहिए। यही वजह है कि पाकिस्तान में महंगाई एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है और मीडिया में भी इस मुद्दे पर इमरान सरकार की खूब फजीहत हो रही। महंगाई ने ऐसे पंजे गाड़ रखे हैं कि शहरियों का तो जीना मुश्किल कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत और मुकामी इंतजामिया हाथ पर हाथ रख कर बैठी है। पूरा पाकिस्तान भयंकर महंगाई की चपेट में है, लेकिन इमरान सरकार के सलाहकार मीडिया और जनता को ही झूठा करार देने से नहीं चूक रहे।
कराची में सब्जी मंडी में 17 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हैं। इमरान के वित्त सलाहकार अब्दुल हफीज शेख ने सस्ते टमाटर मिलने का दावा तो कर दिया, लेकिन वो इस मंडी का नाम नहीं बता पाए जहां ये सस्ते टमाटर मिल रहे हैं। ऐसे में साफ है कि इमरान सरकार भले ही बढ़ती महंगाई पर जनता और मीडिया को झूठा बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश करे, लेकिन इससे जमीनी हकीकत नहीं बदल सकती, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ दिनों पहले 140 रुपए किलो बिक रहे टमाटर की कीमत अब 300 के पार पहुंच चुकी और 20 रुपए किलो बिकने वाले आलू के दाम 70 रुपए प्रति किलो हो गए। वहीं आटे के दाम भी 42 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 50 रुपए पहुंच चुके, जबकि 1 किलो दाल और चावल की कीमतों में भी 30 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। गुरु नानक जयंती के मौके पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आतिशबाजी की गई। गुरु नानक जयंती के मौके पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आतिशबाजी की गई, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग जुटे। ये जो फीलिंग है ना यहाँ पे आने की दरबार साहब में, एक तो ऐसी जगह है जहाँ पे दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है और भर जाता है भगवान के प्यार के साथ। यूपी के मेरठ में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के बलिया में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर स्नान करने पहुंचे एक परिवार से उनका बच्चा बिछड़ गया, जिसे वहां मौजूद बीजेपी विधायक आनंद स्वरूप ने ढूंढकर मिलवा दिया। राजस्थान के बाड़मेर में कपड़ों की दुकान में भीषण आग लगने से लाखों का माल जल गया। बताया गया कि पटाखे की चिंगारी से दुकान में आग लगी थी, जो तेजी से फैलती चली गई। यूपी के वाराणसी में देव दीपावली के मौके पर हजारों की संख्या में दिए जलाए गए, जिसको देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग घाट पर पहुंचे। जयपुर में रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से जयपुर हिसार पैसेंजर ट्रेन का एक कोच पटरी से उतर गया। हादसे के समय ट्रेन में यात्री सवार नहीं थे। जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर को महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन के टूटने की वजह माना जा रहा है। अटकलें हैं कि प्रशांत किशोर ने ही शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को सीएम पद का सपना दिखाया था, जो महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी और शिवसेना के बीच तकरार की सबसे बड़ी वजह भी बना। इसीलिए बीजेपी नेता प्रीति गांधी ने एक ट्वीट के जरिए इशारों में प्रशांत किशोर को बीजेपी शिवसेना गठबंधन टूटने का जिम्मेदार ठहरा दिया। यही नहीं, अपनी पार्टी से नाराज चल रहे जेडीयू नेता अजय आलोक ने भी एक ट्वीट के जरिए प्रशांत किशोर को निशाने पर लिया और दावा किया कि उनकी सलाह ने शिवसेना को कहीं का नहीं छोड़ा। हालांकि जेडीयू ने इस मामले में सफाई दी कि प्रशांत किशोर ने महाराष्ट्र में जो भी किया हो वो बतौर जेडीयू नेता नहीं बल्कि अपने संगठन इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के लिए किया। प्रशांत किशोर जी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन आईपैक से हमारा क्या लेना देना है। महाराष्ट्र में अगर कोई भूमिका आईपैक की है तो इसे हमारी पार्टी के लिए किसी धर्म संकट के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। दिल्ली के पौष इलाके रानीबाग में दिन दहाड़े चोरी की घटना से दहशत फैल गई। बताया गया कि वहां चोरों ने कपड़ों की एक दुकान से लाखों रुपए चुरा लिए, जिनकी तस्वीर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में दिखा कि 3 नकाबपोश चोर हाथों में तलवार, पिस्तौल और लोहे की रॉड लेकर एक सफेद लग्जरी कार से उतरे और दुकान के शटर को तोड़ने की कोशिश करने लगे। घटना सुबह के वक्त हुई जब कई लोग वहां से गुजर रहे थे, लेकिन चोरों ने पिस्तौल का डर दिखाकर लोगों को वहां से भगा दिया। कुछ ही देर में दुकान का शटर तोड़ दिया गया और एक चोर अंदर दाखिल हो गया। उसने सबसे पहले दुकान की एक दराज को लोहे की रॉड से तोड़ा और उसमें रखे रुपए उठाकर अपनी जेब में भर लिए। फिर वो दुकान की तिजोरी को खींचकर शटर के पास ले जाने लगा। तिजोरी काफी भारी थी, इसलिए उसने अपने एक साथी को बुलाया और उसने शटर के बाहर से ही तिजोरी खींचने में उसकी मदद की। कुछ ही देर में तीनों चोर तिजोरी को कार में रखकर वहां से फरार हो गए। मुझे सुबह 7 बजे फोन आया, हमारी दुकान के ताले टूट गए हैं। जब मैं यहाँ पहुँचा, शटर आधा टेढ़ा था, गेट शीशे का टूट गया था, अंदर से वो चोरी कर गया। दिन दहाड़े चोरी की घटना से इलाके के दुकानदार दहशत में आ गए और दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इलाके की दुकानों को बंद करके घटना के विरोध में दिन भर प्रदर्शन किया गया और चोरों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। चीन के शंदोंग प्रांत में एक बेकाबू कार ने पुलिस की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। वहां ट्रैफिक पुलिस के 2 जवान सड़क के एक हिस्से को बंद करने के लिए खड़े थे, लेकिन तभी एक बेकाबू कार तेजी से उनकी तरफ बढ़ी और किनारे खड़ी पुलिस की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। इससे पहले दोनों पुलिस वाले बीच सड़क पर खड़े नजर आए। तभी तेज रफ्तार कार को अपनी तरफ आते देख एक पुलिस वाला बचने के लिए किनारे की तरफ भागने लगा, लेकिन बेकाबू कार भी किनारे की तरफ मुड़ गई और वहां खड़ी पुलिस की गाड़ी से टकरा गई। टक्कर के बाद कार का पिछला हिस्सा पुलिस की गाड़ी में फंस गया और वो उसे पीछे की तरफ धकेलने लगी। डिवाइडर पर चढ़ते ही पुलिस की गाड़ी पलट गई और वहां खड़ा पुलिस वाला उसके नीचे आ गया। हालांकि वो किसी तरह गाड़ी की चपेट में आने से बच निकला और अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। हादसे में दोनों गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा।
जबकि कार के ड्राइवर को भी काफी चोटें आई। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सुबह के समय टहलने निकले लोगों ने आंखों में जलन की भी शिकायत की। सुबह के समय सड़कों पर प्रदूषण साफ दिखाई दिया। प्रदूषण की वजह से सड़कों पर कोहरा छाया दिखाई पड़ा। सांस लेने में दिक्कत होती है। सुबह बच्चे दौड़ मारते हैं, उन्हें बहुत दिक्कत होती है। पॉल्यूशन में ज़्यादा फर्क नहीं है, बट ठीक है, पहले जहाँ 1500 होता था वहाँ पे अभी 500-600 है, बट उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। पॉल्यूशन तो बहुत ही हार्म करता है, और जब हम लोग सांसें लेते हैं तो ऐसा फील होता है कि जैसे फोर्सफुल ब्रीदिंग कर रहे हो हम लोग। और देखा जाए पिछले दिवाली के बाद थोड़ा कम हुआ है, लेकिन पिछले 2 दिन से पॉल्यूशन लेवल फिर से बढ़ रहे हैं। खालिस्तान समर्थक आतंकियों से रिश्तों के शक में पकड़े गए 2 लोगों से पंजाब पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान दोनों ने बताया कि आईएसआई की मदद से पंजाब में खालिस्तान समर्थक आतंकी किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में, जिसकी तैयारी भी पूरी हो चुकी है। लेकिन सुरेंद्र कौर नाम की महिला और लखबीर सिंह नाम का एक युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दोनों को 6 दिन पहले मोहाली एयरपोर्ट के पास से पंजाब पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन सेल ने गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान दोनों ने कई चौंकाने वाली बातें पुलिस को बताई। आईएसआई की मदद से भारत पाकिस्तान सीमा के जरिए हैंड ग्रेनेड का एक बड़ा जखीरा आने वाला था, जिसके बाद वो हथियारों का जखीरा इन लोगों को स्लीपर सेलों और खालिस्तान समर्थक आतंकियों तक पहुंचाना था, और उसके बाद पंजाब के बड़े हिंदू नेताओं को टारगेट करने की पूरी साजिश रची गई थी। इन दोनों के जरिए विदेशों में बैठे खालिस्तान समर्थक आतंकी पंजाब को एक बार फिर आतंक की आग में झोंकने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भी इनकी मदद कर रही थी। लेकिन पाकिस्तान के रास्ते इनके पास हैंड ग्रेनेड की खेप पहुंचने से पहले ही पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर लंबे वक्त से थी, लेकिन इनकी कॉल डिटेल्स और बैंक खातों की डिटेल पर नजर डालने के बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। इनमें सुरेंद्र कौर की उम्र 33 साल है, जो पंजाब के लुधियाना में ही एक अस्पताल में नर्स का काम करती थी। लेकिन आरोप है कि नर्सिंग की आड़ में यह महिला खालिस्तान समर्थक आतंकियों का नेटवर्क मजबूत करने में लगी थी। जबकि 23 साल का लखबीर सिंह दुबई में ड्राइवर की नौकरी करता था, लेकिन उस काम की आड़ में वो भी खालिस्तान की आग को भड़काने में लगा था। पिछले महीने ही लखबीर सिंह दुबई से पंजाब के होशियारपुर में अपने घर लौटा था। बताया गया कि लखबीर और सुरेंद्र कौर को पाकिस्तान से आने वाली हैंड ग्रेनेड की खेप को स्लीपर सेल तक पहुंचाने का काम दिया गया था। उत्तर प्रदेश के झांसी में कुछ लोगों ने पुलिस वालों पर पथराव कर दिया। यूपी के झांसी में शराब के नशे में हंगामा कर रहे लोगों को काबू में करने गए पुलिस वालों पर इलाके के लोगों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया। लोगों ने धक्का मुक्की की थी, उनको गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। पंजाब के सुल्तानपुर लोधी में गुरु नानक जयंती के मौके पर आतिशबाजी का आयोजन किया गया, जिसको देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग जुटे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर हजारों की संख्या में लोग रामघाट पर जुटे और दीपदान किया। त्रिपुरा के अगरतला में महाराज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री बिप्लब देव भी शामिल हुए। बेंगलुरु में रात के समय डरावना वेश बनाकर सड़क से गुजर रहे लोगों को डराने के आरोप में पुलिस ने 7 लड़कों को गिरफ्तार किया। कर्नाटक के चिकबालापुर में कांग्रेस नेता रफीउल्लाह कव्वाली के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने गायक के ऊपर नोटों की बारिश कर दी। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए शिवसेना को समर्थन पत्र नहीं देने पर एनसीपी और कांग्रेस आपस में ही भिड़ गई। राज्यपाल की तरफ से दी गई डेडलाइन पूरी होने से पहले शिवसेना को दोनों पार्टियों में किसी की तरफ से भी समर्थन की चिट्ठी नहीं मिली थी, जिसकी वजह से उसका राज्य में सरकार बनाने का सपना अधर में लटक गया और इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। एनसीपी नेता अजीत पवार ने शिवसेना को समर्थन की चिट्ठी मिलने में हुई देरी का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया। वहाँ वो लेटर की राह देख रहे थे। सुबह हमें बताया कि सुबह की मीटिंग होने के बाद मिलेगा, क्योंकि कल 7:30 बजे तक ही उनको लेटर देना था। तब तक लेटर उनका आया नहीं, तो उनका लेटर नहीं मिल रहा है तो हम अकेले कैसे दे सकते। अजीत पवार के ऐसा बोलते ही कांग्रेस ने भी तुरंत जवाब दिया और समर्थन की चिट्ठी पर हो रही कंफ्यूजन के लिए एनसीपी को जिम्मेदार ठहरा दिया। पहले सोनिया जी ने फोन किया, मैडम ने फोन किया पवार साहब को, और तब तक कुछ लेटर वगैरह उनके पास भी तैयार नहीं था। यूपी के झांसी में एक दारोगा और कुछ पुलिसकर्मियों पर पथराव के आरोप में इलाके की कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस पर हमले की यह घटना 11 नवंबर की है, जब 2 गुटों की मारपीट की खबर पर पुलिस एक इलाके में पहुंची।
लेकिन बताया गया कि वहां कुछ लोगों ने शराब के नशे में पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया। दोनों गुट एक दूसरे पर पथराव कर रहे थे और जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो पुलिस वालों को भी निशाना बनाया गया। इसके बाद पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ने के लिए थोड़ी सख्ती भी दिखाई। हालांकि एक गुट की महिला ने पुलिस वालों को रोकने की कोशिश भी की। जिन लोगों ने धक्का मुक्की की थी उनको गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। 11 नवंबर की इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था, लेकिन पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई कर मामले को बढ़ने से रोक लिया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली, लेकिन जांच के दौरान हत्या की हैरान कर देने वाली वजह सामने आई। बताया गया कि न्यूयॉर्क में रहने वाले दिनेश्वर बुद्धिदत्त की पत्नी डॉन जोजॉय हिंदी फिल्मों के एक्टर ऋतिक रोशन की बहुत बड़ी फैन थी। बताया गया कि एक एक्टर के लिए पत्नी की ये दीवानगी दिनेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं थी और ऋतिक के मुद्दे पर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। आरोप है कि इसी से नाराज होकर उसने डॉन की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। उसके बाद दिनेश्वर ने अपनी एक रिश्तेदार को मैसेज कर पत्नी की हत्या के बारे में बताया और मकान से निकल गया। बताया जा रहा है कि पत्नी की हत्या करने के बाद कुछ घंटे बाद दिनेश्वर ने एक पार्क में खुद को फांसी लगाई। रिश्तेदारों ने बताया कि इसी साल जुलाई के महीने में दोनों की शादी हुई थी और शादी के बाद से ही दोनों के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक लड़का रेलवे लाइन के ऊपर लगे बिजली के तारों पर चढ़ गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक लड़का रेलवे लाइन के ऊपर लगे बिजली के तारों पर चढ़ गया, जिसको उतारने के लिए पुलिस वाले रेलवे कर्मचारियों के साथ ट्रेन का इंजन लेकर पहुंचे। राजस्थान के बीकानेर में भारत और फ्रांस के सैनिकों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास किया, जिसमें आतंकवादियों से लड़ने की ट्रेनिंग ली गई। मुंबई की लीलावती अस्पताल में भर्ती संजय राउत से शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने मुलाकात की और उनके ठीक होने की जानकारी दी। सिर्फ उनको मिलने आया था, उनसे बातचीत हुई है और कल डिस्चार्ज है, कल से काम शुरू है। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के कर्मचारियों पर हमला करने वाले बाघ की तलाश तेज कर दी गई। रामनगर के ढिकाला इलाके में ये बाघ 2 कर्मचारियों की जान ले चुका है, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने बाघ की तलाश शुरू कर दी। वन विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए 4 टीमें बनाई, जो 4 हाथियों की मदद से उन जगहों पर बाघ की तलाश कर रही हैं जहां उसके मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। लोकेशन के अंदर आता है तो उसको ट्रैंकुलाइज किया जाएगा और ट्रैंकुलाइज करने के बाद उसका परीक्षण किया जाएगा। वन विभाग के कर्मचारियों को बाघ पकड़ने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस जगह पर बाघ छिपा हुआ है वहां तक इन कर्मचारियों का पहुंचना आसान नहीं है। दिक्कतें बहुत हैं, लेकिन उन सब का सामना कर रहे हैं। घास बहुत ऊंची है, झाड़ियां हैं, एनिमल को ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। वन विभाग के कर्मचारी बाघ के आदमखोर होने की वजह जानना चाहते हैं, इसीलिए उनकी कोशिश बाघ को बिना कोई नुकसान पहुंचाए पकड़ने की। मध्य प्रदेश में गायों की पूजा करने के फैसले पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। राज्य की कमलनाथ सरकार ने फैसला लिया है कि गायों को गौशाला में भेजने के दौरान उनकी पूजा की जाएगी। फैसले के तहत गायों की पूजा कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के विधायक और नेता करेंगे, जिसकी वजह से इस फैसले पर सियासत हो रही। हालांकि सरकार की दलील है कि उसके इस फैसले से गायों को बचाने का संदेश जाएगा और उनकी हालत में भी सुधार होगा। गायों का पूजन कर रहे हैं हम लोग, जहाँ जहाँ हम लोग कर रहे हैं, कम से कम 50, 60, 100 गाय तक जो है हम लोग उसमें शिफ्ट करवा के और गौशाला को चलाना शुरू कर दिया लोगों ने। बीजेपी का आरोप है कि कमलनाथ सरकार गो पूजन की आड़ लेकर राज्य में गौशालाओं को एक बड़े कारोबार में बदल रही है। कमलनाथ जी कहते हैं कि हम बड़े बड़े उद्योगपति लाएंगे जो गौशाला खोलेंगे और वहाँ से पनीर बनाकर बेचेंगे, गोमूत्र बेचेंगे, दूध बेचेंगे, तो फिर वो गौशाला कहाँ रही? कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश में 1000 नई गौशाला बनवाई हैं, जिनकी शुरुआत 15 दिसंबर से होगी। शिवसेना के मुखपत्र सामना में महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर आपत्ति जताई गई। सामना में बीजेपी को घेरने की कोशिश की गई और लिखा गया कि बीजेपी के अहंकार की वजह से महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। सामना में बीजेपी पर जनादेश के अपमान का आरोप भी लगाया गया। साथ ही इस बात की तरफ भी इशारा किया गया कि जनता ने बीजेपी और शिवसेना दोनों ही पार्टियों को जनादेश दिया था, लेकिन बीजेपी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुई। सामना में यह भी लिखा गया कि महाराष्ट्र में माटी का स्वाभिमान बनाए रखने के लिए शिवसेना को यह कदम उठाना पड़ा। दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 नवंबर से लगने वाले ट्रेड फेयर में यूपी के पंडाल को अयोध्या के कनक भवन की शक्ल दी जा रही। मान्यता है कि राम की सौतेली मां कैकेयी ने सीता को मुंह दिखाई में कनक भवन दिया था और अब अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंडाल को कनक भवन का रूप दिया जा रहा है।
इस बार पंडाल में अयोध्या की छाप नजर आएगी। पंडाल को तैयार करने का काम जारी है। उसके बाहरी हिस्से पर पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीरें भी लगा दी गई। का पवेलियन है, उसकी जो थीम रखी गई है वो कनक भवन के रूप में रखी गई है। पूरा जो आप डिज़ाइन देखेंगे उसको कनक भवन के रूप में सजाया गया है, बनाया जा रहा है, डिज़ाइन किया जा रहा है। आपको बता दें कि कनक भवन जो है भगवान राम और सीता को समर्पित है। पंडाल के अंदर के हिस्से को भी कनक भवन की तरह सजाया जा रहा है। खास बात यह है कि अयोध्या केस में फैसले के बाद भी उत्तर प्रदेश के पंडाल को बनाने में जुटे ज्यादातर कारीगर मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जो सामुदायिक सौहार्द दिखाता है। 40 जो है कारीगर हैं, जिसमें से 30 मुसलमान काम करते हैं। ट्रेड फेयर में सभी राज्यों के पंडाल हॉल नंबर 12 और 12A में है, लेकिन इस बार यूपी सरकार के पंडाल पर अयोध्या की छाप लोगों के लिए खास हो सकती है। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राजनीति और तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अब नारायण राणे ने मोर्चा संभाला है। उन्होंने कहा कि सरकार बीजेपी ही बनाएगी और 145 के आंकड़े के साथ राज्यपाल के पास जाएंगे। सत्ता लाने का हम कोशिश करेंगे, तो किसी विधायक 145 हमारे होने चाहिए, इसके लिए कोशिश रहेंगी। हालांकि बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने नारायण राणे के बयान को उनकी निजी राय करार दिया है। माननीय राणे साहब जी ने जो आपको कहा है वो उनका व्यक्तिगत मत है। इस विषय को लेकर कोर टीम पे कोई चर्चा नहीं हुई। एक रिसर्च में दावा किया गया है कि चॉकलेट कोकेन जितनी ही खतरनाक होती है। फ्रांस की यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्डो ने अपनी इस रिसर्च में बताया है कि चॉकलेट दिमाग पर वैसा ही असर करती है जैसा ड्रग्स शरीर में जाने पर काम करते हैं। ये वही चॉकलेट है जो हम और आप रोजाना बेधड़क बेहिचक खाते हैं, खिलाते हैं। लेकिन रिसर्च में यह दावा किया गया है कि चॉकलेट खाना कोकेन जैसे ड्रग्स लेने के ही बराबर है। वो इसलिए कि दिमाग में एंकेफेलिन नाम का जो तत्व पाया जाता है, उसी से मिलते जुलते कुछ तत्व अफीम और कोकेन जैसे ड्रग्स में भी होते हैं। रिसर्च के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति हर रोज एक भी चॉकलेट खाता है तो उसके दिमाग में एंकेफेलिन की मात्रा बढ़ जाती है। आसान भाषा में एंकेफेलिन की मात्रा बढ़ने का मतलब यह है कि धीरे धीरे चॉकलेट शरीर में कोकेन की तरह काम करने लगती है। इसमें कैफीन भी होती है, इसलिए ज्यादा चॉकलेट खाने से इसकी लत लग जाती है। और रिसर्च का दावा है कि चॉकलेट की लत ड्रग्स यानी कोकेन की लत की तरह ही खतरनाक है। यूँ तो हम और आप कई बार इस तरीके से चॉकलेट खाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका बार बार चॉकलेट खाने का मन कर रहा है या आपके बच्चे बार बार इस तरीके से चॉकलेट खा रहे हैं तो ये लत ड्रग एडिक्ट के समान है।